अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किस्सा ऑनलाइन में खुश आमदीद। अगले दिन एक रूह वर्सा मंजर उसका मुंतजिर था। सोनी को उसने चारपाई पर मुर्दा पाया और वो बेचारा अपना सीना पीट कर रह गया। वो नादानी में यही समझ रहा था कि सोनी को तेज बुखार ने नहीं छोड़ा और वो मर गई। और फिर उसने गांव वालों के साथ दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी की लाश को दफनाकर रोता धोता घर वापस आ गया। वो बूढ़ा अपनी दर्दनाक दास्तान गम सुनाकर खामोश हो गया और मैं उसकी राम कथा सुनकर गंग हो गया। मेरे अंदर हलचल सी मच गई। कई ख्यालात, कई बातें और बहुत से सवाल जो हल तलब थे, वो सब जहन में गड़मड़ होने लगे। वो पुरस्रार कूढ़ी मुसाफिर जो एक खबीस शैतान साहिर जगदोश था, बुजुर्ग फकीर बाबा कमाल शाह, उसकी पूरन माँ वाली उस पुरस्रार भरी कहानी और बाद में सोनी का अचानक इंतकाल कर जाना, ये वो बातें थी जिनसे सारे वाकयात की कड़ियां उलझती सुलझती महसूस हो रही थी। बाद में बदनसीब सोनी के बाप मुरादे ने यह भी बताया था कि उसकी बेटी सोनी इंतकाल के कुछ रोज के बाद उसे ख्वाब में नजर आई थी। वो रोते हुए बाप से फरियाद कर रही थी कि बाबा उसे कब्र से निकालो, मैं मरी नहीं हूं, वरना वो जगदोश उसे अपने साथ ले जाएगा। बूढ़े मुरादे ने मुझे ये भी बताया कि सोनी ने उसे इस कूड़ी मुसाफिर की हकीकत और पुरस्रार शोबदे के बारे में ख्वाब में भी बता दिया था कि वो जगदोश शैतान ही था। बस फिर क्या था। मुरादे अगले दिन दौड़ा दौड़ा बाबा कमाल शाह से उन खौफनाक वाकयात का जिक्र करने के लिए उससे मिलने गांव मस्जिद के पेश इमाम के हुजरे में आया, क्योंकि उसने कहा था कि अब इधर ही कुछ रोज मुकीम है। मगर पेश इमाम, जिसका नाम मौलवी तमीजुद्दीन था, ने उसे बताया कि बाबा कमाल शाह तो कब के यहाँ से जा चुके हैं। मुरादे ने उनसे उनका पता भी पूछना चाहा, मगर मौलवी तमीजुद्दीन ने लाइल्मी का इजहार किया। नाचार मुराद वापस आ गया और फिर उस रोज के बाद से फिर दोबारा उसके ख्वाब में सोनी नहीं आई। बाबा, तुमने बाद में कमाली शाह को तलाश करने की कोशिश की? उसके खामोश होने के बाद जाने किस ख्याल के तहत उससे पूछा कि वो बेचारा हुरमा नसीब अपनी आंसुओं से तर आंखों को पोंछते हुए गमनाक लहजे में बोला, उतरे, मुझ बूढ़े में जितनी ताकत और हौसला था, मैंने बाबा कमाल शाह को बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। फिर ये सोचकर कि अब क्या हो सकता था, मेरी सोनी तो मर गई। नहीं 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 चाचा, नहीं, मेरा दिल कहता है वो मरी नहीं है। मैंने उसकी बात काट कर पुरजोर लहजे में उससे कहा, मुझे पूरा यकीन है कि सोनी जिंदा है और उस मरदूद शैतान जगदोश के कब्जे में है, क्योंकि सोनी ने मुझे ख्वाब में सारी हकीकत बयान की है। तो फिक्र न कर चाचे मुरादे, मैं बाबा कमाल शाह को तलाश करके उसे सारी हकीकत बताऊंगा। वो जरूर मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। मैंने आखिर में रुखसत होते हुए पुरजोश लहजे में कहा और फिर उसे तसल्ली देकर वहां से चला आया। मेरा जहन साई साई कर रहा था और मुझे पूरा यकीन था कि मैं जो तवातिर के साथ एक ही ख्वाब देखता चला रहा था, वो महज ख्वाब नहीं था, बल्कि इसका हकीकत से ताल्लुक जरूर था। ख्वाब में नजर आने वाले इस पुरस्रार खंडर का इलाका यहीं किसी सरजमीन के इलाके में मौजूद था जिससे मैं वाकिफ न था, मगर मुझे कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी कि इस पुरस्रार खौफनाक भेद से किस तरह पर्दा उठाया जाए। बिलाखिर मुझे उसकी अव्वलीन राह यही आती नजर महसूस होने लगी कि अगर किसी तरह बाबा कमाल शाह का पता चल जाता तो इस राज से पर्दा उठ सकता था, क्योंकि चाचा मुरादे के कहने के मुताबिक बाबा कमाल शाह इन सारी भेदों भरी हकीकतों से बखूबी वाकिफ था। लिहाजा मैंने पहला काम यही किया कि बाबा कमाल शाह को तलाश करने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले गांव के पेश इमाम मौलवी तमीजुद्दीन का ख्याल आया, जहां कुछ रोज बाबा कमाल शाह ने कयाम किया था। वो जरूर मुझे बाबा कमाल शाह के बारे में कुछ न कुछ बता सकता था। चुनाचे ये तहैया करके मैं सीधा गांव की इकलौती मस्जिद पहुंचा। तब तक जोहर की नमाज का वक्त हो चुका था और मस्जिद के दूधिया गुंबद से अजान की रूहानी सदा बुलंद हो रही थी। मैंने वुजू करके बाजमात नमाज अदा की और सबसे पहले अल्लाह जलालहू के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपने नेक मकसद में कामयाब होने की बड़ी खुशू खुजू के साथ दुआ मांगी। ऐ मेरे माबूद, मुझे अपने नेक मकसद में कामयाबी अता फरमा। तेरी इस पाक धरती में मरदूद शैतान का एक पैरोकार अपने मनहूस कदम जमा चुका है, जो यकीनन अपने मजमूम और नापाक मकासद के हुसूल की खातिर अपने सफली इल्म के जरिए यहाँ अपनी इजारादारी कायम करना चाहता है। ऐ दो जहानों के मालिक, मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत दे
कि मैं उन बातिल और तागूती कुव्वतों को नेस्तो नाबूद कर डालूं। सिर्फ तेरा आसरा, तेरी मदद चाहिए, आमीन। मैं नमाज से फारिग हुआ तो खुद को काफी हल्का फुल्का महसूस किया और मुझे अपने अंदर एक अजीब सी रूहानी ताकत का एहसास होने लगा। नमाज खत्म होने के बाद तक मैं थोड़ी देर मस्जिद में ही बैठा रहा और फिर जब पूरी मस्जिद सिवाय मौलवी साहब के नमाजियों से खाली हो गई तो मैंने आगे बढ़कर मौलवी साहब को सलाम किया। फिर उनसे बिला तशरीफ व तामुल अपना मुद्दा बयान कर डाला। वो अपनी रेश पर दायां हाथ फेरते हुए गोया हुए, वैसे बाबा कमाल शाह को यहाँ आए काफी रोज बीत चुके हैं, मैं नहीं जानता कि फिर वो कहाँ लौट गए हैं। मौलवी साहब, मेरे बाबा कमाल शाह से मिलना बहुत जरूरी है। आप थोड़ी बहुत तो मेरी उनके बारे में रहनुमाई कर देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने इसरार किया। मेरे बच्चे, मुझे पता होता तो मुझे भला बताने में क्या रोता। उन्होंने पुरशफ़क़त रसानियत से कहा। फिर जरा सोचने के बाद बोले, अच्छा तो फिर एक काम कर। हुक्म करें मौलवी साहब, मैंने पुरुमीद होकर कहा। तू ऐसा कर, कमाले कुम्हार से जाकर मिल ले, वो तुझे शाह साहब के बारे में कुछ ना कुछ बता देगा, क्योंकि वो उनसे तावीज़ वगैरह के सिलसिले में मिलने जाया करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलवी साहब, मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ। मैंने खुश होकर कहा और फिर वहां से चला आया। मैं गांव के कच्चे धूल उड़ाते रास्ते में तेज तेज कदमों से चला जा रहा था कि अचानक मुझे सामने से उस्ताद गामू पहलवान नजर आया। मैंने झट से उन्हें खास पहलवानी आवाज में सलाम झाड़ दिया। ओए पठे, तू किधर रहता है? अखाड़े में तेरी गैर हाजिरी बहुत होने लगी है, क्या दंगल शंगल मारना छोड़ दिया है तूने? वो खास पहलवानी लहजे में मुझसे बोला तो मैं सर खुजाते हुए कदरे खफ्त से बोला, ओ नहीं मामा, बस ऐसे ही, आजकल बेचारे ताया बीमार रहने लगे हैं ना, इसलिए अब सारे वक्त दुकान मुझे ही संभालनी पड़ती है। हाँ, तेरे दाई से याद आया, वो अचानक अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, तू छेती ना टुर जा, अपने ताए और ताई को जाकर संभाल, वो कहीं खुशी से पागल ही ना हो जाएं। मैं ठनका, क्या हुआ? मेरे ताए ताई को मामा जी खैरियत तो है ना? मैंने परेशानी से पूछा। वो हाँ खैरियत से है, वो उनकी दी थी ना लाडो, मैं रानी, वो घर लौट आई है। उसका ये कहना था कि मैं बुत बना रह गया। पहले तो मुझे उसकी बात का यकीन ही ना आया। क्या मैं अभी जाकर देखता हूँ? ये कहते ही मैंने कमाले कुम्हार से मिलने का इरादा फौरी तर्क किया और घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचा तो मुझे तब यकीन आया कि रानी वाकई घर आ चुकी थी। ताई उसे खुद से लिपटाए रोए हुए चली जा रही थी। ताया भी खामोशी से करीब ही खड़े थे। मैं भी जरा करीब जाकर गुमसुम सा खड़ा हो गया। मोहल्ले की औरतें, मर्द क्या, बालियां क्या, बच्चे सभी जमा थे और फिर रफ्ता रफ्ता हुजूम छटने लगा। तो मैंने रानी के चेहरे की तरफ देखा। वो बिल्कुल भली चंगी थी। ना उसके चेहरे पर घर से इतने रोज की दूरी की कोई गम अंगेजी का तासुर था और ना ही अपने घर लौट आने की खुशी की कोई रमक। बिल्कुल सपाट चेहरा था, हर किस्म के तासुरात से आ रही। मगर जब मैंने आगे बढ़कर उससे मुखातिब किया, रानी तू कहाँ चली गई थी? इतने दिन से पता है तेरी वजह से हम सब किस कदर परेशान रहे हैं। तो वो अजीब मेकानगी अंदाज में गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखने लगी। फिर उसके लबों पर इश्तियाश सा उछला। वो गूमगू से आलम में बोली, पता नहीं मैं किधर चली गई थी, मुझे कौन ले गया था और कहाँ ले गया था। अरे दानिश, तू चुप हो जा, ये उस कमबख्त जिन की कारस्तानी होगी, उसे आराम तो करने दे, ताई ने कहा और फिर रानी के सदके वारी जाते हुए उसे अंदर कमरे में ले गई। ताईजान, रानी ने कुछ बताया नहीं, यह अचानक कितने दिन कहाँ गुम हो गई थी? मैंने बिलाखिर हैरान परेशान खड़े ताया अकबर खान से पूछा। वो नफी में सर हिलाते हुए बोले, पता नहीं बेटा, कुछ बताती ही नहीं है, उसे कुछ याद ही नहीं पड़ा। मेरा ख्याल है ये उस आसिफ की ही कारस्तानी है। मैं उनकी बात पर खामोश रहा और फिर सर झटकते हुए एक बार फिर कमाले कुम्हार की घर की तरफ चल दिया। पता नहीं ये रानी वाला क्या मामला था, मैंने इसमें अपना सर खपाना जरूरी न समझा, क्योंकि मेरे सर पर तो सिर्फ सोनी का ख्याल जागुज़ी था और मैं जल्द अज जल्द कमाले कुम्हार के यहाँ पहुंचकर उससे बाबा कमाल शाह के बारे में पूछना चाहता था। जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि कमाला जरूर मुझे उस नेक बुजुर्ग के बारे में कुछ न कुछ बताएगा। बाहर तो और जरा देर बाद मैं कच्ची पक्की दीवारों वाले एक छोटे से घर के दरवाजे पर पहुंचा और टाट का पर्दा जरा सिरका कर दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक औरत की आवाज उभरी। चाची, मैं हूं अकबर खान का भतीजा। चाचा कमाला है घर में? मैंने बावाज़े बुलंद पूछा। वो इस वक्त कहाँ होता है, अपने पट्टी पर होगा। उस औरत की आवाज उभरी। अच्छा चाची, मैं उधर ही जाकर मिल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
मैं लौट गया और सीधा कमाले कुम्हार की भट्टी पर पहुंचा। वो एक साठा पाठा शख्स था और उसने लुंगी और ऊपर खद्दर का कुर्ता पहन रखा था। उसके हाथ भट्टी में लिथड़े हुए थे। वो इस वक्त आवे से बर्तन निकाल रहा था और मैं उसके फारिग होने पर एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। जब वो जरा फारिग हुआ तो मैंने करीब आकर उसे सलाम किया। आप उतर, कैसे आना हुआ, बैठ। वो शक्कत से बोला और फिर एक जमीन पर बिछी मैली चिकट कोटड़ी पर बैठ गया तो मैं भी उसके साथ पलथी मारकर बैठ गया। चाचा, तेरे से कुछ पूछना था, मैंने एहतराम से कहा तो वो खुले दिल के साथ बोला, हाँ पुत्र बोल, क्या बात पूछनी है तूने मुझसे। चाचा, तू बाबा कमाल शाह को जानता है?